बचाने निकले हैं, मस्जिद बचाने निकले हैं, मुमरा पुलिस बात करो, आओ हमारे साथ चलो, अरे मुमरा पुलिस बात करो, आओ हमारे साथ चलो, हम अमन फैलाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, दलितों को बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, सरगुंदन उठाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, सरगुंदन बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मैं हूं मोहन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, वैसे तो हमारे शहर मुमरा के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, जिसके अंदर एनसीपी है, एनसीपी के 2 धड़े हैं, और शिवसेना की बात करें तो उसके भी 2 धड़े हैं इस वक्त, और कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, एमआईएम है, कई पार्टियां हैं जो अपने अपने हिसाब से शहर के अंदर लोगों के हित में काम करती हैं। वहीं एक ऐसी भी पार्टी है जो ज़्यादा समय नहीं हुआ उसे हमारे शहर के अंदर, लेकिन कम समय के अंदर ही उसने बहुत ही मजबूती से अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसडीपीआई पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की, जिसने बहुत ही कम समय के अंदर लोगों के अंदर अपनी पहचान बनाई है, एक मजबूत पकड़ बनाई है। और आज हमारे साथ इस पार्टी को लेके इसकी क्या विचारधारा है इस पार्टी की, और इसका एजेंडा क्या है पार्टी का, इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एसडीपीआई पार्टी के सरफराज शेख साहब यहाँ पे मौजूद है। तो आइए हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे एसडीपीआई पार्टी के बारे में, उनका क्या कहना है। तो सरफराज भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सरफराज भाई, मैं सबसे पहले तो आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो आपकी पार्टी है एसडीपीआई, तो इसकी स्थापना कब हुई और इसका उद्देश्य क्या है, मतलब एजेंडा क्या है, ये किस एजेंडे को लेकर लोगों के बीच में जाती है? एसडीपीआई जो फॉर्म हुई है वो 21 जून 2009 में हुई है। ये साउथ बेस्ड पार्टी है। ये जो पार्टी है इसका नारा है हर मजलूम हमारा है। ये पार्टी का फॉर्म करने का मकसद ये है कि जैसे आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को देखेंगे जो आज अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर्स बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे भी कुछ मुद्दा होता है, चाहे माइनॉरिटीज़ का हो या किसी और का मुद्दा हो, तो ये पार्टी सिर्फ वोट्स लेती है, लेकिन वो मुद्दा इश्यूज पे बात नहीं करती है। वो पार्टी ना उसको इंसाफ दिलाती है, और ना कभी इंसाफ दिलाने के लिए अगर मैदान में आना पड़े, जैसे प्रोटेस्ट करना हो या पुलिस स्टेशन में कुछ एफआईआर करना हो या कोर्ट जाना हो, तो ये पार्टी हमेशा आप देखेंगे तो ये मतलब जो पार्टी दूसरी जो है सेक्युलर्स जो अपने आप को बोलती है, वो कभी मैदान में नहीं आती। तो ये पार्टी का फॉर्म करने का मकसद यही है क्योंकि इसका नारा है हर मजलूम हमारा है। अब हर मजलूम में आप देखेंगे तो उसमें सब कम्युनिटी के लोग आ गए। सिर्फ ये मुसलमान के लिए काम नहीं करती है, ये दलित के लिए भी, सिख के लिए भी, सभी धर्म जाति के लिए। कोई ऐसा ये नहीं है कि ऊपर नीचे कुछ भी नहीं, सबके लिए काम करती है। और इसका एक नारा है भूख से आजादी, खौफ से आजादी। ये भूख से आजादी, खौफ से आजादी क्यों? क्योंकि आप देखेंगे आज लोगों को भूख पैसे की है। अगर आप देखेंगे कोई नेता बनता है, कॉर्पोरेटर बनता है या एमएलए बनता है, एमपी बनता है या वो सीएम बनता है या पीएम बनता है, लेकिन जब वोट्स लेने के टाइम ये दरवाजा जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन आप देखेंगे जीतने के बाद यही एमपी एमएलए या कॉर्पोरेटर है, लेकिन इनके जब वो पब्लिक वोट्स देती है तो इनको एक लंबी लाइन में लगना पड़ता है इनके काम होने के लिए। तो इनके काम होने के लिए वो लंबी लाइन में लगते हैं, लेकिन इनके काम होते नहीं है। तो उनको एक भूख लग जाती है। अगर किसी का एडमिशन करना है कॉलेज या स्कूल्स में, अगर वो सीट्स फुल हो जाती है तो डोनेशन लगता है। आज आप हॉस्पिटल में देखेंगे तो मेडिकल इतना महंगा है, तो उसमें अब गरीब आदमी अपने आप को इलाज नहीं कर पाता है। लेकिन आप देखेंगे कुछ हॉस्पिटल से जो चैरिटी कमीशन से अलॉट है, जहाँ पे वो चैरिटी कमीशन की बेसिस पे उनका इलाज फ्री में होना चाहिए, लेकिन ये भी अभी तक पब्लिक में एवरेज नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि उनको एक भूख है पैसा खाने की। दूसरा आप देखेंगे नौकरी में, अगर गवर्नमेंट सर्विस में आप लेंगे तो किसी को अच्छी पोस्ट पे जाना है तो वहां पे उनको पैसा खिला के पोस्ट लेना पड़ता है, वो उनको पैसे की भूख है। तो ये पार्टी का जो मकसद है भूख की आजादी, तो ये वो भूख को खत्म करना चाहती है। आज आप देखेंगे एकदम कोई लोकल एरिया में, ऐसे मुमरा वगैरह में देखेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट भी अगर कोई लेने जाता है तो उसको प्यून को 50, 100, 500 रुपया देना पड़ता है। अगर कोई मरता भी है तो डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी यहाँ पे कम से कम 3,500-4 हजार रुपया मुमरा में रेट चल रहा है, डॉक्टर चार्ज करता है, बराबर। तो ये इनको पैसे की भूख है। ये भूख को खत्म करने के लिए एसडीपीआई फॉर्म हुई है। जिस दिन हम हमारे पूरे पावर में आएंगे तो ये भूख को हम पूरे पैसे की जो इनको भूख है वो खत्म करेंगे। और खौफ से आजादी हमारा ये नारा है
कि जो भी जिसका हक है वो मिले। अगर एक इंडिविजुअल आदमी भी जाता है, वो भले कोई पॉलिटिकल विंग से या पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ा हो, लेकिन उसको इतना अवेयर हम करेंगे, उसको इतना हम सिखाएंगे कि आप अपना खुद इंडिविजुअल जाके अपना हक ले सकते हैं। तो ये सरफराज भाई, मैं आपको रोके मतलब एक सवाल और आपसे पूछूंगा जी कि आप भी जानते हैं कि अभी 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। जी होना तो हरियाणा चुनाव के साथ में हो जाना चाहिए था महाराष्ट्र का भी चुनाव, लेकिन उसको अभी फिलहाल पीछे कर टाल दिया गया है। जी तो क्या लगता है कि मतलब जिस तरीके से चुनाव से पहले महाराष्ट्र के अंदर ये जो नफरत की एक आग फैलाई जा रही है, दो धर्मों के बीच में जो नफरत की खाई पैदा की जा रही है, दंगे कराने की जो साजिशें रची जा रही है, फिर अभी हाल ही में जैसे कि रामगिरी महाराज ने नबी की शान में जिस तरीके से गुस्ताखी की, अभी ताज़ा मामला जो है नीतीश राणे जो बीजेपी के एमएलए, उन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों को मस्जिदों में घुस के मारने की बात की, इससे भी वातावरण काफ़ी इस वक्त महाराष्ट्र का खराब बन चुका है। तो ऐसे माहौल के अंदर मतलब आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहोगे इन दोनों ही मामलों को लेके आप? देखिए, कभी भी इलेक्शन आता है तो इलेक्शन आने से पहले जो है ये सब होते हैं। देखिए, जब तक आप रोड पे उतरेंगे नहीं, भले आप कोई भी हो, कोई भी पार्टी से हो, आम जनता हो, जब तक आप रोड पे उतर के प्रोटेस्ट या धरना नहीं करोगे, वो आवाज तब तक सरकार के पास नहीं पहुंचती। दूसरा तरीका ये है कि हमको इंसाफ दिलाने के लिए हमारे पास कानून है, कोर्ट है, आप वहां पे भी जाके अपना इंसाफ दायर कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोर्ट में कुछ केसेस पुटअप करते हैं ना, हम लोग पेटिशन वगैरह डालते हैं, तो वो चीज जज देखता है कि भाई धरना प्रदर्शन कितना हो रहा है इंडिया में, कि लोग सड़क पे कितना उतर रहे हैं। और हमारा जितना भी आप देखेंगे प्रोटेस्ट, वो हर मजलूम के हमने किए हैं, चाहे वो नीतीश राणे का आप बोलो, चाहे रामगिरी का बोलो, चाहे आप मणिपुर का बोलो, चाहे साउथ में केरला में चर्च जला दिए तो उनका बोलो, या बच्चों को एजुकेशन हिजाब के ऊपर बोलो, माइनॉरिटीज का फंड नहीं मिल रहा है, बच्चों का एडमिशन नहीं आ रहा उसका बोलो, 2B रिजर्वेशन कैंसिल किया उसका बोलो। तो ये जितने भी हम हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के अंदर रह के हम अपना हक लेने को जानते हैं। आर्टिकल 19 आप देखेंगे प्रोटेस्ट की इजाजत देता है, तो उसके रह के हम करते हैं। और रहा जहां तक ये नीतीश राणे के और रामगिरी महाराज के, तो ये कहीं ना कहीं देखेंगे तो प्रशासन की गलती है, कमी है, इसको बोला जाएगा। क्योंकि अगर रामगिरी के ऊपर लेंगे तो मैं समझता हूं कि 30 के ऊपर FIR इसके ऊपर हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये गिरफ्तार नहीं हुआ है। नीतीश राणा जो अन्न का संग कुछ भी जो बकता है, जो फालतू वो लैंग्वेज यूज करता है, ऐसे बोला मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा, ये लेकिन ये सिर्फ बोलता है, करेगा नहीं। लेकिन ये बोलने से जो इनके जो कट्टरपंथी लोग हैं वो उनको खुश करते हैं वोट बैंक के लिए। अगर आप देखेंगे ये जितने भी बड़े लीडर्स हैं, आप चाहे नीतीश राणे बोलो, अमित शाह बोलो, मोदी जी बोलो, मोदी जी को तो खैर बच्चे नहीं है, बाकी जितने भी बड़े लीडर्स हैं, इनके सब बच्चे आप देखेंगे अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। अमित शाह का लड़का आप देखेंगे तो BCCI का वो चीफ है, बराबर, इंडियन क्रिकेट का। तो लेकिन देखेंगे रोड पे कौन दिखेगा आपको? एक आम जनता दिखेगी जो समझ रहा नहीं है इनकी पॉलिसी को, इनकी पॉलिटिक्स को नहीं समझ रहे, जो इनका माइंड वॉश करके वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे अगर आपको वाकई में पॉलिटिक्स करना है, अगर आपको ये दंगा भड़काना है, या जो भी ये लोग करते हैं, इनके लड़के को भी सबसे पहले सब में खड़ा रहना चाहिए ना। आम जनता क्यों खड़े रहेंगे? और ये इनकी पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई है कि ये अच्छे अच्छे प्रोफेशनल लोग के भी माइंड वॉश कर रहे हैं। जैसे वो पिक्चर आई थी कश्मीर फाइल्स, आप देखेंगे थिएटर के अंदर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अच्छे बिजनेसमें वो पिक्चर देखने के बाद ऐसा शपथ ले रहे हैं कि हम मुसलमान को बॉयकॉट करेंगे, ये करेंगे। वो एक पिक्चर है, बनाई हुई है, जो रियल स्टोरी भी नहीं है। अगर आप रियल स्टोरी में देखेंगे तो कश्मीर फाइल्स की जो रियल स्टोरी है वो ऐसी नहीं है जो पंडित के ऊपर जुल्म किए गए, ये पूरी बेसलेस स्टोरी है। जैसे इससे एक पहले पिक्चर आई थी हम 2 हमारे 12। मतलब आप देखेंगे कहीं ना कहीं से, चाहे पिक्चर हो या ट्रेन का मामला हो, या अगर आदमी चल रहा हो, या कहीं स्कूल जा रहा हो, ऑफिस के लिए काम पे जा रहा हो, गाड़ी में जा रहा हो, कभी उसको गोश्त देखेंगे बीफ के नाम पे मारा जा रहा है, कभी दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है, कभी टोपी के नाम पे मारा जा रहा है। अभी दूसरा है, रिसेंटली वाकया देखेंगे, बच्चा बिरयानी लेके आया था स्कूल में, कॉलेज में, यूपी में, तो उसको प्रिंसिपल ने बोला कि आप हमारी स्कूल में पढ़ नहीं सकते। मतलब आप मानसिकता देखिए कहां से कहां पहुंच गई है, और ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी माहौल में जो ये गंदगी माहौल, जो गंदगी पॉलिटिक्स जो फैली हुई है, यही पॉलिटिक्स, गंदगी पॉलिटिक्स को हम SDPI वाले इसको साफ करेंगे इंशाल्लाह। और हम लोगों के इसमें जाके ऐसा अवेयर करेंगे कि आप लोग इनसे बच के रहिए, इनकी पॉलिटिक्स को समझिए। तो आगामी जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसके अंदर अगर हम कलवा मुमरा विधानसभा की बात करें तो सरफराज भाई, क्या आपकी जो पार्टी है SDPI वो कलवा मुमरा विधानसभा से अपना कैंडिडेट मैदान में उतारेगी, और अगर उतारेगी तो वो किस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ेंगे आप लोग? देखिए, मुद्दे क्या होंगे मुमरा के? मुमरा के मुद्दे आप देखेंगे 15 साल से जो यहाँ सिटिंग MLA है जितेंद्र अवार्ड जी,
वो आप देखेंगे कि कुछ भी मुमरा के विकास पे या डेवलपमेंट में कुछ काम किए नहीं। इन्होंने अगर लोग बोलते हैं कि इन्होंने यहाँ पे रोड बना दिया मिट्टल ग्राउंड पे, तो मिट्टल ग्राउंड पे रोड जो आज का नहीं है वो डीपी प्लान में बहुत पहले से होगा, बराबर। अगर टीएमसी बिल्डिंग आप कुछ क्लस्टर बना रहे हो तो वहाँ पे रोड देना भी गवर्नमेंट का काम है। लेकिन आप जितेंद्र अवार्ड जी के जो काम देखेंगे, आज तक यहाँ पे जितने भी रिजर्वेशन प्लॉट्स है वो सब गायब है। आज बच्चों को यहाँ खेलने के मैदान नहीं है, तोरण को लाके बिठा दिया गया है। तोरण को लाने वाले कौन है? जितेंद्र अवार्ड जी है। वो टाइम पे वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनकी बाकायदा साइन है इसमें। वो खुद रहते हैं थाने में और बिल भर रहे गवर्नमेंट को, एमएससीबी को, और लेकिन मुमरा को झोंक दी है टोरेंट में। जो आज जिसकी पगार 10,000 है, अगर वो रेंट पे रह रहा है, वो रेंट भर रहा है 4,000, और 4,000 उसको लाइट बिल आ रही है भरने की, वो बेचारा 1 या 2,000 में अपना घर कैसा चलाएगा? तो यहाँ तक के जितेंद्र अवार्ड जी जो 15 साल से सिटिंग एमएलए है, उन्होंने यहाँ मुमरा की पब्लिक को, अवाम को खड्डे में डाल दिया। आप जाइए कलवा में, एक भी आपको जीपी बिल्डिंग दिखेगी? नहीं दिखेगी। क्यों? वहां पे इतना अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हो, क्यों यहाँ पे मुमरा में सौतेलापन हुआ है? हम जो इंशाल्लाह यहाँ पे हमारे कैंडिडेट उतारेंगे और यहाँ पे एमएलए के लिए हम फाइट करेंगे, हम उतरेंगे यहाँ पे, हमारे एसडीपीआई। सरफराज, टोरेंट के अलावा कब्रिस्तान एमएमएलए का जो कब्रिस्तान का जो मामला है, वो भी, उसका भी काफी मामला गरमाया हुआ है। उस कब्रिस्तान के मामले को लेकर आप क्या सोचते, क्या कहना चाहोगे? देखिए, कब्रिस्तान जो टीएमसी से अलॉट हुआ है, जो 1980s में या 89 में जो रिजर्वेशन प्लॉट थे कब्रिस्तान के, बाकायदा अलॉट होता है ना, शमशान के लिए, कब्रिस्तान के लिए, क्रिश्चियन सेमेट्री के लिए, जो भी अलॉट होता है, वो आज तक पब्लिक को मिला नहीं है। क्योंकि अगर टीएमसी अलॉट करती है तो टीएमसी का काम है और देना। अगर टीएमसी नहीं दे रही है तो यहाँ के कॉर्पोरेटर एमएलए का काम है उसको पब्लिक तक पहुंचाना, क्योंकि इसकी निधि आती है, फंड आता है। अभी 7 एकड़ में कब्रिस्तान था मिट्टल ग्राउंड में, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 2 या 3 एकड़ यहाँ पे नया कब्रिस्तान मिला। वो कब्रिस्तान की अगर आप स्टडी करेंगे ना, तो टीएमसी का बाकायदा पेपर है कि ये दलदल की जगह है, और अगर ये जगह आपको चाहिए तो कम से कम 8 से 9 फुट आपको भरनी करना पड़ेगा इस जगह पे, तब जाके कब्रिस्तान के लिए वो हो सकती है। तो 8 से 9 फुट की भरनी भी नहीं हुई। और दूसरा, जो मिट्टी डाला गया वो सब कचरे वाली मिट्टी थी, उसमें जो डिकम्पोज करने की जो बॉडी के लिए जो मिट्टी आती है, आप देखेंगे जैसे मरीन लाइंस बड़ा कब्रिस्तान में, नारियलवाड़ी में और कहीं पे भी देखेंगे तो एक व्हाइट सैंड जैसा आता है। तो यहाँ पे वो मिट्टी नहीं है, उतनी भरनी भी नहीं है, और हमको 7 एकड़ की जगह 2 एकड़ में ये इन्होंने हमको देके वो खत्म कर दिया। लेकिन हम जब आएंगे ना, तो यहाँ पे हमसे जो टीएमसी का जो भी रिजर्वेशन प्लॉट्स है, हम वो पूरा आवाम को लाके देंगे। और टोरेंट पे हमारी वर्किंग अभी से स्टार्ट है, ये इलेक्शन से पहले हम इंशाल्लाह टोरेंट पे काम स्टार्ट कर देंगे, वो पब्लिक के सामने आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो अस्पताल है, जो सरकारी अस्पताल है एमएमएलए का, वो कई महीनों से बन के तैयार भी है, अब तो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं हो रहा। उसको लेके भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मतलब आवाज़ उठा रही है कि मतलब उसको भी मतलब निजीकरण उसका किया जा रहा है। तो अस्पताल जो अभी तक चालू नहीं हुआ है और जिस तरीके से निजीकरण की उसकी खबरें आ रही है, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, अस्पताल जब अस्पताल के लिए जगह अलॉट होती है तो उसका बाकायदा फंड पास होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वो रिजर्वेशन भी आप देखेंगे प्लान में कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलॉट है वो प्लॉट। तो जब यहाँ की सिटिंग एमएलए जब उसको नहीं बनाए तो वो गलती उनकी है। आज मुमरा की इतनी बड़ी आबादी है, 10 लाख के ऊपर की आबादी है, लेकिन आप कहाँ जाते हैं इलाज के लिए? चाहे कलवा जाते हैं या थाना जाते हैं, या वहाँ पे भी जगह नहीं है तो कैंप जाते हैं, नायर जाते हैं, न्यू बॉम्बे जाते हैं, बराबर। तो ये हमारे एमएलए का फेलियर है, जो इन्होंने इतने 15 साल के कैरियर में एक यहाँ पे मुमरा की आबादी को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी नहीं दे पाए। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि गवर्नमेंट तो नहीं लाए, लेकिन प्राइवेट को करके दे दिए। और ये गवर्नमेंट जब हॉस्पिटल प्राइवेट हो रहा था, जब ये महासभा की जब मीटिंग हो रही थी, तो ये महासभा की मीटिंग में यहाँ के कॉर्पोरेटर की साइन है अप्रूवल में। इसमें 2 अप्रूवल लगता है, एक अप्रूवल में यहाँ के सिटिंग जो एक्स कॉर्पोरेटर है उनकी साइन है, बाकायदा एनसीपी के थे वो। और बाकायदा जब महासभा में जो पास होता है कि ये हम हॉस्पिटल को प्राइवेट कर रहे, तो हमने सुना कि वो 100 से ज्यादा यहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर के सिग्नेचर उसमें मीटिंग में। अगर किसी को भी तकलीफ होती, यहाँ के आवाम का दर्द होता, तो वो जरूर उसको ऑब्जेक्शन उठाता और यहाँ की प्राइवेट हॉस्पिटल जो होने जा रहा था उसको जरूर रोका, लेकिन किसी ने भी नहीं रोका। सरफराज, आखिर ऐसा क्यों कि मतलब अगर जब भी कोई मतलब मजहबी मामला होता है मुसलमानों के खिलाफ जो होता है, तो आपकी पार्टी जो है ना और आपके नेता है, कार्यकर्ता सब सड़कों पे उतर आते हैं सैकड़ों की संख्या में। लेकिन जब मुमरा के मुद्दों की बात आती है, जैसे कि अभी हमने बात की टोरेंट की, हमने बात की अस्पताल की, हमने बात की कब्रिस्तान की, तो ये जो मुमरा के जो मुद्दे हैं उसको लेके कभी आपकी पार्टी रोड पे उतरती हुई, प्रोटेस्ट करते हुए नजर नहीं आया। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, हमारी पार्टी जो है वो मुद्दे पे, हमको कोई भी मुद्दा का स्टडी इस पे उतरना रहता है, जिस पे काम करना रहता है, उसके लिए डीप स्टडी चाहिए।
क्योंकि अभी तक आपकी पार्टी की तरफ से टोरेंट के खिलाफ कोई आंदोलन मतलब या विरोध प्रदर्शन मतलब हम होता हुआ तो मेरी नज़र में तो नहीं आया, या फिर कब्रिस्तान को लेके या फिर अस्पताल को लेके आपकी पार्टी ने कभी उसका मतलब उसको लेके मतलब सड़कों पे नहीं उतरी, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। देखिए, हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं है कि हम गए टोरेंट के ऑफिस के बाहर गेट के बाहर धरना प्रदर्शन करे और दूसरे दिन गायब हो गए। हम वैसी पार्टी नहीं है कि हॉस्पिटल का सर्वे करे, एक नकली सर्वे जो बोलते हैं ना एक्टिंग, वो करे फिर दूसरे दिन गायब हो गए। हम जो भी मुद्दा उठाते ना उसको कंप्लीट रिजल्ट तक पहुंचाते हैं, पहली चीज तो ये है। रहा आप हॉस्पिटल की बात करेंगे तो नाजमीन आपा जो मरहूम जिसका इंतकाल हो गया था, जो बच्चा डिलीवरी के टाइम पे, जिसको यहाँ पे एम्बुलेंस की सर्विस नहीं थी, जो भी नहीं था, तो हमारी जो विंग है वुमेन्स इंडिया वुमेन, वो जाके कमिश्नर जो उमेश बिरारी सर है उनसे जाके मुलाकात भी करी, उनके हस्बैंड को गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन भी करी वहाँ पे, और 25 लाख मुआवजा का उन्होंने एप्लीकेशन भी दिया। यहाँ पे जो शमा आपा है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है कलवा मुमरा के, वुमेन्स इंडिया वुमेन के, उन्होंने गए और बीच में भी उनके कंपेंसेशन के लिए इन्होंने मुलाकात भी की, उसके लिए मीटिंग भी हुई। तो उमेश सर ने बोले कि बहुत जल्दी उनको कंपेंसेशन इशू होने वाला है, तो जिस दिन वो कंपेंसेशन इशू होएगा तो हम आपको रिलीज करके बता देंगे। और रहा टोरेंट का सवाल, तो टोरेंट पे हमारी वर्किंग चालू है, जिस दिन हम वो काम करेंगे तो ऑटोमेटिक पब्लिक में वो मुद्दा आ जाएगा। लेकिन हाँ बोलिए। वैसे तो सरफराज भाई शहर के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, इन तमाम पार्टियों के बीच में आपकी जो पार्टी है एसडीपीआई, वो कैसे मतलब अपनी जगह बना पाएगी? कि क्या ये इतना आसान है कि मतलब आपकी पार्टी को इन सब पार्टियों के बीच में अपना एक जगह बनाना? देखिए, ये जगह तो बनाना पड़ेगा कि पब्लिक समझदार है मुमरा की, और सिर्फ मुमरा की नहीं पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक समझदार है, जो अमन चाहती है, जो अच्छे काम चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारा हक इंसाफ हमको मिले, हमारी जगह हमको मिले, हमको जो गवर्नमेंट से जो स्कीम आती है वो मिले। तो एसडीपीआई उस पर आप काम बहुत अच्छा कर रही है। हम कर्नाटक में आप देखेंगे माइनॉरिटीज फंड होते हैं जो गवर्नमेंट से आते हैं, बराबर, जो स्कूल्स के लिए और दूसरी दूसरी चीज के लिए। तो कर्नाटक में हमारी पार्टी एसडीपीआई ने अलग अलग एरिया में एक अच्छा ऑफिस बनाया है, जो माइनॉरिटीज की स्कीम जो गवर्नमेंट्स की आती है, जो फंड्स आते हैं, वो उनको पब्लिक तक पहुंचा रही है। वहां पे भी हमारे कोई एमपी एमएलए नहीं है, लेकिन हम ये काम कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे भी है, जैसे अभी आज ये सब अलग है, 2 एनसीपी गुट है, 2 शिवसेना गुट है। जब टोरेंट आया तो सब एक थे, आज अलग हो गए तो एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, बराबर। हॉस्पिटल प्राइवेट करने में तब सब एक थे, जब अलग हो गए तो सबकी एक दूसरे की बुराई कर रहे, तब आपको विकास नहीं दिखाता। आज ट्रेन से यहाँ देखेंगे लोग मर के जा रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं। हाँ, एक 10,000 पगार वाला आदमी बेचारा सुबह लटक के जाता है, वो भी उसको नहीं पता कि मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, और आने के टाइम उसको ये भी नहीं पता कि मैं घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। 4 प्लेटफॉर्म हो गए यहाँ पे, लेकिन एक भी ट्रेन यहाँ से जाती नहीं है। ये किसका काम था? 15 साल से जो यहाँ सिटिंग एमएलए है उनका काम था। उनका अगर वो काम नहीं कर रहे तो जो उनके नीचे के यहाँ पे कॉर्पोरेटर थे जो साथ में थे 2022 तक का, कभी उन्होंने पब्लिक के लिए सोचा? हाँ, आज हम देख रहे हैं कि पानी की लाइन आ रही है, 15 साल में पानी की लाइन क्यों नहीं आई? हम देखेंगे हंडा कलसी लेके लोग डिपार्टमेंट के बाहर प्रोटेस्ट करते, तो इससे पहले आप लोग कहां गए थे? तो ये सब इनके दिखावे वाले स्टंट्स है, और एसडीपीआई स्टंट्स नहीं करते, एसडीपीआई काम करती है और रिजल्ट लाके पब्लिक को देती है। आप देखेंगे जीवन बाग में एक इलीगल बिल्डिंग का काम चल रहा था, वहां पे लोगों को तकलीफ थी, वो हमको अप्रोच किए, हम उसका सलिया जमीन से पूरा काट के निकाल के दिए। तो हमारा काम ही है कि लोगों की मदद करना। यही पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी प्योर पॉलिटिकल पार्टी है जो हर लोगों का काम करती है, लोगों को इंसाफ दिलाने की बातें करती है और लोगों को इंसाफ दिला के रहती है। आप चाहे पुलिस स्टेशन की बात करो, कोर्ट की बात करो या म्युनिसिपैलिटी की बात करो, वहां सब जगह हम सबको गाइड करते हैं, और जिनको समझ में नहीं आता उनको हम पूरा गाइड करके एप्लीकेशन बना के उनका पूरा हम काम करते हैं। और रहा टोरेंट का मुद्दा, हम जो अभी ये इलेक्शन में आते वक्त में लड़ेंगे तो हमारा ज्यादा बड़ा मुद्दा भी नहीं रहेगा। 5 साल 5 वादे, 5 साल या 10 वादे पे हम काम करेंगे। हम इतनी बड़ी बड़ी सबको चूरन ऐसा जो देते हैं वैसा नहीं करेंगे। पब्लिक हम जब पब्लिक को अप्रोच करेंगे तब हमको मालूम है, हम बहुत जल्दी कॉर्नर मीटिंग भी स्टार्ट करने वाले। बहुत लोग एसडीपीआई को मुमरा में जानने भी लगे हैं। ये 1 साल में आप खुद बोले कि हम बहुत कम वक्त में हम हमारा पैर जमा रहे, तो ये 1 साल के हम जब इतना पैर जमा लिए तो आते वक्त में हम पूरा मुमरा को इंशाल्लाह और कलवा को टेक ओवर कर लेंगे। सरफराज भाई, सबसे आखिर में मेरा ये सवाल रहेगा कि जैसे कि आप भी जानते हैं कि 16 सितंबर को गणेश उत्सव है, जो पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है हमारे हिंदू भाइयों द्वारा, और 18 सितंबर को जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम है। और उसके पहले ये जिस तरीके से देश का वातावरण मतलब खराब हो चुका है या खराब करने की कोशिशें की जा रही है, तो ये जो, और यहाँ पे भी महाराष्ट्र में भी जो विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके का वातावरण बनाया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा माहौल को खराब करने के लिए, तो ऐसे माहौल के अंदर और ये 2 बड़े त्यौहार जो आ रहे हैं, गणपति विसर्जन का या ईद मिलादुल नबी का, तो
अमन और शांति बनी रहे, मतलब दंगा फसाद ना हो, इसके लिए आप मुमरा कौसा की और देश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो है हिंदुस्तान की आवाम पब्लिक अमन और पसंद है। वो अमन चाहती है, वो भाईचारा चाहती है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो भी है, आज से नहीं, बहुत पहले से प्यार मोहब्बत से रहे हैं। आप छत्रपति शिवाजी के टाइम से भी देखेंगे तो उनकी फौज में भी मुसलमान थे जो अमन और शांति से रहे। अब अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो वो कभी मुसलमान पे जुल्म नहीं किए, है ना, वो कभी मुसलमान पे जुल्म नहीं किए। अब इसके बाद भी देखेंगे, मुगलों के टाइम पे भी, अगर उससे पहले भी देखेंगे मुगलों के टाइम पे, तो मुगलों ने कभी जुल्म नहीं किए, बराबर, इतिहास रहा है, इतिहास रहा है। लेकिन कुछ जो 3% 2% लोग हैं ना, उनके वजह से ये माहौल पूरे हिंदुस्तान का खराब है। वो चाहते हैं कि यहाँ दंगा भड़के और यहाँ पे लोग अपनी रोटी सेके और अपनी राजनीति और आगे बढ़ाए। इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है काम करने का, इनके पास डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, तो ये क्या चाहते हैं कि यहाँ पे लड़ाओ और अपनी रोटी सेको। जैसे आप देखेंगे हिंदुस्तान में सब प्रॉपर्टी इन्होंने बेच तो ऐसे लोग क्या सरफराज भाई अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, ऐसे मकसद में अपने कभी नहीं कामयाब हो सकते, लेकिन उसके पीछे पब्लिक को रोड पे आना पड़ेगा, पब्लिक को अच्छों का साथ देना पड़ेगा, जो उनके लिए आवाज उठाते हैं उनके कंधे से कंधा मिला के उनके लिए आना पड़ेगा। क्योंकि ये जो जुल्म बढ़ते हैं ना, इसमें अच्छी पब्लिक का बहुत ज्यादा कसूर है, क्योंकि वो खामोश रहते। अगर वो खामोश ना रहे, वो अपने जो हिंदुस्तान को बचाने के लिए कोशिश करे, रोडों पे आए, कोर्ट जाए, पुलिस स्टेशन जाए, उनके कंप्लेंट करे कि ये क्या हो रहा है, तो ये जुल्म ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये चीज पे ज्यादा जोर देते जा रही है, क्योंकि इनके पास अब डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। इन्होंने रेलवे बेच दिए, इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने हिंदुस्तान की जितनी जो प्राइवेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज थी सब बेच दी। अब इनको ले देके क्या मिला, एक वक्फ की प्रॉपर्टी। चलो अब ये बेचते, हम ये बिल पास करते ताकि मुसलमान के हाथ से छीने और ये करे, मतलब कहीं ना कहीं वो करते हैं। आप देखेंगे बाकायदा कितना वीडियो क्लिप भी आता है जो इनके ही आदमी पत्थर मारते हैं मठ, चाहे वो गणपति का मंडप हो या मंदिर हो। आप देखेंगे काफी ट्विटर वगैरह पे भी न्यूज, सोशल मीडिया, फेसबुक पे भी चलेंगे, इनके ही आदमी गाय का गोश्त काट के या बैक को जो भी गोश्त काट के वो मंदिर में फेंक के जाते हैं, पुलिस उनको पकड़ती भी है, लेकिन उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलता। एक फेक स्टोरी बनाते हैं, अगर मुसलमान ने पत्थर भी नहीं मारा तो वो फेक स्टोरी बना के इतना ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हैं, घर बुलडोज भी हो जाता है। अभी एमपी में अगर आप देखेंगे तो वो कांग्रेस जो थे हाजी साहब, उनके घर पे बुलडोजर चल गया। तो ये सिर्फ मुसलमान के लिए कानून ये लाया है ताकि मुसलमान को ये परेशान करे, क्योंकि इनको मालूम है कि ये मुसलमान से ही इनको ज्यादा तकलीफ है। और जो भी ये नफरत फैलाता है, तो मैं हिंदुस्तान की आवाम से दरख्वास्त करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नफरती लोग को पहचानो। ये नफरती लोग हमारे जो इतिहास, जो पहले से हमारे बाप दादाओं के टाइम से जो मोहब्बत चलती आ रही है, इसको ये खत्म करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे इनका अरुणाचल प्रदेश, चाइना घुस चुका है वो बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश में, उनको उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन मुसलमान के वक्फ की प्रॉपर्टी की फिक्र है। अगर वो वहां फिक्र करे तो वहां से चाइना को भगाए, लेकिन शायद इनमें हिम्मत ताकत नहीं है। वो 56 इंच का जो सीना वो बोलते हैं ना, वो 56 इंच का नहीं होगा, शायद वो इंच ही नहीं होगा लगता, इसके लिए वो ये चीज नहीं कर पा रहे। ठीक है, चाइना से आप देखेंगे, जहां जहां आप देखेंगे ना, तो ये हमेशा फेल होते हुए आए। एक पिक्चर बनना चाहिए इन पे, हम दो हमारे दो, एक अडानी साहब, अंबानी साहब, एक अमित शाह और मोदी जी, तो पिक्चर बराबर हिंदुस्तान में शूट भी होता है। लेकिन मैं आम जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग समझो कि आप लोग को बहका रहा कौन है, आप लोग को यूज कौन कर रहा है। जैसे मैंने इससे पहले बोला कि जितने भी मिनिस्टर्स के लड़के हैं, बच्चे हैं, वो सब यूरोप में है, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, सब अच्छा पढ़ रहे, सब अच्छा कारोबार कर रहे, लेकिन आप लोग को दे दिए लाठी, तलवार, चाकू, जाओ ये करो, मस्जिद पे पत्थर मारो, मस्जिद पे झंडा लगाओ, इसको सताओ, उसको सताओ। लेकिन आप देखेंगे इसके रिटर्न में मुसलमान ने कभी कार्रवाई नहीं की। मुसलमान आज भी अमन पसंद है, मुसलमान चाहता नहीं कि हमारे हिंदुस्तान को यहाँ पे नजर लगे या हमारे वजह से हिंदुस्तान का माहौल खराब हो। लेकिन ये चिंगारी लगा रहे ताकि मुसलमान भड़के और कुछ हो, ताकि पुलिस उठा के वापस मुसलमान को अंदर डाल दे। ये जो एफआईआर होती है, जैसे रामगिरी के ऊपर हुई और नीतीश राणे के ऊपर हुई, तो एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखेंगे शासन इनके ऊपर जोर नहीं दे रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं एफआईआर का मतलब हो रहा है फालतू इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब अगर आदमी एफआईआर कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, लेकिन वो एक्शन नहीं हो रहा है। बाकायदा 2022 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं देखे दंगा हो रहा है या कोई हेट स्पीच हो रही है, तो पुलिस को सीधा ऑर्डर है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और उसको अरेस्ट करके फौरन अंदर डाला जाए। लेकिन आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि शासन जो है, प्रशासन जो है, वो कहीं ना कहीं इनके दबाव में है। आज आप देखेंगे कि महाराष्ट्र का ऐसे ले लो, रामगिरी महाराज जो एकनाथ शिंदे साहब के बाजू में थे, उन्होंने साफ बोल दिए हम आपके साथ है, तो उनका सीना और चौड़ा हो गया।
एक गुनहगार आदमी को, एक जो देश का माहौल खराब करने पे लगा है, आप ऐसे लोग को साथ देंगे तो आम पब्लिक किसके पास इंसाफ के लिए जाएगी? वो जो चाचा को जो ट्रेन में मारे हैं, वो जितने भी लड़के लोग जो मारे हैं वो सब पुलिस ज्वाइन करने वाले थे। हाँ, तो ये ऐसी मानसिकता के लोग अगर डिपार्टमेंट में आके बैठ जाए तो आम पब्लिक का क्या होगा? तो एसडीपीआई इस पे ही काम कर रही है कि जो जहां नहीं पहुंच पाता, एसडीपीआई वहां पहुंच के लोगों को इंसाफ दिला रही है। और हमारा एक रूल है काम करने का, हम भले एमपी एमएलए बने या ना बने, लेकिन हम 365 दिन आपको मैदान में दिखेंगे लोगों को इंसाफ दिलाते हुए। और हमारी जब तक सांस चल रही है हम ये काम करते रहेंगे और लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन मैं आवाम से ये बोलूंगा कि आपके सामने एक पार्टी है एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। ये पूरे हिंदुस्तान में 18 स्टेट्स में काम कर रही है और आज महाराष्ट्र में भी 20 जिला के ऊपर काम कर रही है। ये आने वाले वक्त में आप इसको सपोर्ट करिए, इसको लाइए, इसको पार्लियामेंट में भेजिए, इसको मंत्रालय में भेजिए। ये फिर इन लोग को बताएंगे कि कानून कैसा बनना और कैसा चलना कानून के हिसाब से। ये आप लोग के ऊपर अभी तय करता है। अगर आप लोग अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर आप हिंदुस्तान में अभी भी अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, आप हमको सपोर्ट करिए, आप हमको वोट दीजिए, आप हमको वहां तक पहुंचाइए। आप कभी ना उम्मीद हो, कभी मायूस नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये थे एसडीपीआई पार्टी के कलवा मुरा विधानसभा के महासचिव सरफराज शेख, जिनसे हमने आज विस्तार से चर्चा की मौजूदा हालात के ऊपर और जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं 3 महीने के बाद महाराष्ट्र में, उसके ऊपर भी खुल के इन्होंने इनसे बात की और इनका पक्ष जानने की कोशिश की। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारेगी या नहीं उतारेगी, और अगर उतारती तो उनके एजेंडे क्या होंगे। कई सारे सवालात थे हमने जो सरफराज भाई से पूछे और बड़ी बेबाकी से उन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। एक बात तो मैं ज़रूर और कहना चाहूँगा कि मैंने देखा कि जब भी शहर के अंदर कोई बात होती है, मुस्लिम समाज के ऊपर जब कोई बात आती है या हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होती है, मस्जिद के ऊपर, अजान के ऊपर कोई मामला आता है, दरगाहों के ऊपर कोई बात होती है, तो एसडीपीआई पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ में सड़कों पे उतरती है, पुरजोर तरीके से उसका प्रोटेस्ट करती है। और साथ ही साथ जब हमने सरफराज भाई से ये पूछा कि मजहबी मामलों में तो उनकी पार्टी आगे आती है, सड़क पे उतरती है, लेकिन जो मुमरा के जो मुद्दे होते हैं तो उनकी पार्टी मतलब उन मुद्दों को लेके प्रोटेस्ट करती हुई नजर नहीं आती है। तो सरफराज भाई का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर जो शहर के जो मुद्दे हैं, चाहे मुद्दा अस्पताल का हो, कब्रिस्तान का हो या फिर टोरेंट का हो, हमारी पार्टी जो है इन मुद्दों को लेकर जरूर सड़कों पे उतरेगी। हमारा एमपी चाहे हो ना हो, बने ना बने, हमारा एमएलए बने ना बने, लेकिन एसडीपीआई पार्टी जो है हमेशा आपके हितों के लिए काम करती रहेगी, ऐसा सरफराज भाई का कहना है। कैमरामैन अबू बकर के साथ में मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।